नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एक बार सोचकर देखिए कि आपने एक नए कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज जाना, घर छोड़कर पहली बार घर से निकलना, एक कॉलेज में जाना, एक नई व्यवस्था, नए सेटअप में रहना, नए लोगों के बीच रहना, अपने परिवार से दूर रहना, ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ा डरावना अनुभव होता है। उस समय लोगों का आत्मविश्वास कम होता है। अ, परिवार की याद आती है। एक एक तरह से आप ये कह सकते हैं, इमोशनल तरीके से, भावनात्मक तौर पे हर कोई कमजोर होता है। हम सभी जीवन में उस दौर से गुजरे हैं। मुझे भी याद है जब मैं पहली बार घर छोड़कर कॉलेज गया था। हालांकि वो कॉलेज जो था वो मेरा एक सपना था उस कॉलेज में जाना। मैं जब आईआईटी गया था तो मेरा सपना था कि मैं उस कॉलेज में जाऊं। लेकिन तब भी शुरू शुरू के जो दिन होते हैं वो बड़े जिसको हम कह सकते हैं भयावह होते हैं। आपको डर लगता है, आप भावनात्मक तौर पे कमजोर महसूस करते हो। ऐसे में शायद आप अपने जो कॉलेज के सीनियर्स हैं उनसे आप क्या अपेक्षा करोगे, या जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनसे आप क्या अपेक्षा करोगे कि वो आपको किसी ना किसी प्रकार का भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपकी मदद करेंगे और उस नए समुदाय में, उस नई कम्युनिटी में बसने में, वहां पर स्थापित होने में आपकी मदद करेंगे। आपकी अपेक्षा शायद ये होगी। लेकिन सोचिए, आप एक नए समुदाय में पहुंचे और वहां पर पहुंचते ही आपके साथ जो है रोजमर्रा के तौर पर मारपीट शुरू हो जाए, तो क्या आप उस समुदाय में कभी भी स्थापित हो पाओगे? एक बार इसको ऐसे सोचकर देखिए कि आप अपना घर छोड़कर एक नई कॉलोनी में जाकर बस गए। भाई, आप जहां रहते आए थे पिछले 15 साल 20 साल से, किसी कारणवश आपने वो घर छोड़ दिया और आप एक नए मोहल्ले में जाकर, एक नई कॉलोनी में जाकर रहने लगे। तो आमतौर पे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी जो होते हैं, वो आपसे मिलने आते हैं कि भाई आपका स्वागत है, कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। ऐसा होता है ना, आप कहीं भाई आप नई जगह जाते हो रहने, तो अड़ोस पड़ोस के लोग आपको मदद देने के लिए आते हैं। लेकिन सोचिए, इमेजिन कीजिए कि यही पड़ोस के लोग रोज आकर आपके साथ मारपीट करने लगे, आपके साथ हिंसात्मक घटनाएं करने लगे, हिंसा करने लगे। तो क्या आप इस मोहल्ले में कभी भी एक सही तरीके से रहने के लायक बन पाओगे? इसका जवाब शायद ना है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, यह उतना ही सामान्य है। और इसी प्रक्रिया को हम भारत के कॉलेजों में क्या कहते हैं? रैगिंग कहते हैं। तो रैगिंग का जो ये एक दानव है, रैगिंग की जो ये एक समस्या है, जो न जाने भारत में कितने बच्चों की जान ले चुकी है, अब भी गाहे बगाहे रह रहकर यह समस्या अपना सर जो है वो उठाती रहती है। और इस बार रैगिंग का यह मामला हुआ है केरल के कोट्टायम में। यह मामला क्या है, वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ और किस हद तक, मतलब रैगिंग में अगर आपने थोड़ा बहुत अपने जूनियर्स के साथ मजाक किया, मस्ती किया, उनसे डांस करवा लिया, उनसे कुछ ऐसे रैंडम चैलेंजेस उनसे करवा लिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि माहौल थोड़ा सा एक इनफॉर्मल जैसा हो जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में आप उनके साथ किस हद तक हिंसात्मक हो सकते हो, यह मैं आपको बताऊंगा कोट्टायम में अभी जो हुआ है उसके आधार पे। और इसको रोकने के लिए भारत में किस तरह के कानून है, और इन कानूनों के बावजूद रैगिंग की जो ये समस्या है, ये जो मेनेस है, ये क्यों नहीं रुक पा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो, अगर आप अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेना चाहते हैं, तो यह बात याद रखिए कि भाई हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पर मिल जाएगा अगर आप मेरे नाम पे आधारित कोड लगाते हैं। अतुल जैन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट के आधार पे ये मिल जाएगा। प्रीलिम्स 2026 तक का सब्सक्रिप्शन जो है वो 25,000 में, मेंस 2026 तक का सब्सक्रिप्शन जो है वो 27,000 में आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, 20 से 22 तारीख के बीच में मेरे द्वारा चलने वाला बैच भी शुरू होने वाला है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप याद रखिएगा, अनअकैडमी में अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जिस बैच से आप चाहें आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखकर सब्सक्रिप्शन अभी ही ले लीजिए, ताकि आपको जो है एक डिस्काउंट का लाभ मिल जाए। और अगर आपको मेरे से पढ़ने की इच्छा है तो फिर आप जो है 20 से 22 तारीख के बीच में आप अपना बैच में मेरे वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस बैच में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों मैं पढ़ाऊंगा। यह बात आप याद रखिए। इसके अलावा एक और जो घोषणा मुझे आज करनी थी, वो सिंपल सी घोषणा यह है कि भाई अनअकैडमी की ऐप पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर मैं आज और मैं माफ कीजिएगा, कल और परसों 13 और 14 तारीख को
रात को 8 बजे फ्री क्लासेस लूंगा। तो ये क्लासेस जो होंगी वो फ्री होंगी, इनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, केवल ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जाके मेरी एजुकेटर प्रोफाइल को फॉलो करना पड़ेगा। इन क्लासेस को आप फ्री में देख सकते हो। क्या होगा, कल जो क्लास होगी उसमें 10 तारीख से 13 तारीख तक मैंने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाया है उस पर आधारित मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। और 14 तारीख वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर्स है साप्ताहिक, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो मुद्दे हम लोग कवर करेंगे। तो आप ये इन क्लासेस से भी जुड़ जाइए, अनअकैडमी ऐप पर जाइए और जल्दी से आप जो है मेरी एजुकेटर प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। चलिए साहब, ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक बार हाँ जी, अब एक बार हम जल्दी से हाँ जी, अब एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि कोट्टायम में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यार कोट्टायम में क्या है, एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। वहां पर क्या है, एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। वहां के 3 विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ये सीनियर्स जो हैं ये पिछले कई महीनों से उनकी रैगिंग कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से ये सीनियर्स जो हैं उनकी रैगिंग में लिप्त हैं, ये आरोप यहां पे इन बच्चों ने, इन विद्यार्थियों ने लगाया। इन्होंने कोट्टायम पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराई और कोट्टायम पुलिस में को उन्होंने जो वर्णन किया, जो उनके साथ हुआ, उसका जो वर्णन किया वो इतना भयावह है कि मेरे को इस क्लास के पहले शब्दों का चयन सोचना पड़ा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपके सामने कोई बहुत ही डरावनी तस्वीर प्रस्तुत करूं। तो मैं शब्दों के चयन को लेकर चिंतित था। तो सबसे पहले तो निश्चित तौर पे इनको रोज मारा गया। रोज मतलब रोज इनके साथ मारपीट की गई। इन बच्चों को, इन लड़कों को निर्वस्त्र किया गया। रोजाना के तौर पर इनको निर्वस्त्र किया गया। इसके अलावा इनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, शरीर के गुप्त अंग जो होते हैं, वहां से डंबल लटका दिए गए। डंबल समझ रहे हैं, जिनको हाथ में लेकर लोग बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, व्यायाम करने की कोशिश करते हैं। उन डंबल्स को इन लड़कों के प्राइवेट पार्ट से लटका दिया गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कितनी पीड़ादायक, शारीरिक तौर पर किस हद तक पीड़ादायक इन बच्चों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए रही होगी। ज्योमेट्री बॉक्स आपने देखा होगा, उसमें जो कंपास होता था, जिसको प्रकार कहते थे, जिसको ऐसे घुमा के जिससे सर्कल बनाते थे, उसका जो नुकीला भाग होता है उससे इनके शरीर पर घाव किए गए। इनको जगह जगह पर उस प्रकार से, उस कंपास से स्टैब किया गया। कंपास से स्टैब करने से क्या होता है, चूंकि थोड़ा ही खून निकलता है तो वो जानलेवा नहीं होगा, लेकिन चोट बहुत लगेगी, दर्द बहुत होगा, है ना भाई। ज्यादा खून निकलने से तो आदमी की मौत भी हो सकती है, अस्पताल जाना पड़ सकता है। कंपास में चूंकि छोटा सा वो हिस्सा होता है, लेकिन दर्द तो बहुत करेगा। तो जगह जगह पर उनको जो है इससे चोट मारी गई, उसको स्टैब किया गया। और स्टैब करने के बाद जो है, जब ये लोग चिल्लाते थे, दर्द से कराहते थे, तो मतलब बोलने में भी मेरे को अजीब लग रहा है, जो पेन किलर लोशन होता है ना आपका, मूव या वॉलिनी टाइप की चीजें जो आमतौर पे जोड़ों के दर्द या बैक पेन वगैरह में लगाई जाती है, सोच कर देखिए, आयोडेक्स जैसी चीजें, उन घावों पर आयोडेक्स लगाया गया। 1 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए, मतलब ये सभी लोग भारत में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। जो रैगिंग कर रहे हैं वो भी कॉलेज का ही 3rd ईयर का विद्यार्थी है। तो मतलब ये चल क्या रहा है, ये कुल मिलाकर चल क्या रहा है। इनको जो है इस प्रकार से इनके शरीरों पर, जहां पर इनके घाव थे वहां पर इस तरह से आयोडेक्स लगाया गया। और अगर उसके बाद भी ये लोग किसी प्रकार से शोर करते थे या कहते थे कि उनको पीड़ा हो रही है, उनको कष्ट हो रहा है, तो ये आयोडेक्स जो है वो उनके मुंह में भर दिया जाता था। आप लोग 1 सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि अब फिर वही पहली वाली बात पे जाते हैं कि जो विद्यार्थी नया नया कॉलेज आया है, किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए यह बहुत ही पीड़ादायक परिस्थिति है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, ऐसा विद्यार्थी जो पहली बार नया नया कॉलेज आया है, उसके साथ अगर शुरुआती दिनों में ही ऐसा होना शुरू हो जाए, तो यार वो किस तरह से बर्दाश्त करेगा, वो किस तरह से इस कॉलेज के अंदर अपने आप को स्थापित करेगा, किस तरह से इस कॉलेज के अंदर वो एक सामान्य जीवन जी पाएगा। यह बात हमको एक बार समझने और इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है कि यह जो जीवन है उस विद्यार्थी का, वो कैसे सामान्य हो पाएगा। इस पर निश्चित तौर पर हमको सोचने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमको निश्चित तौर पर एक विचार करने की आवश्यकता है।
और देखिए ये बात जो है, अब देखिए कोट्टायम में जब शिकायत हो गई तो कोट्टायम पुलिस ने उन 5 सीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया है, उनको अभी जेल में डाल दिया गया है। इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है आपको बताऊंगा, मैं कानून क्या क्या है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज जिस पर मैं और चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आज चिंतन करें कि ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है कि कॉलेज में पढ़ने वाले कोई ऐसे अपराधी किस्म के लोग तो नहीं है, ये है ना, वे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 2-3 साल से कॉलेज में हैं, एक डिग्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षित युवा हैं। हम अक्सर हर चीज में ये कहते हैं ना, शिक्षा से बहुत फायदा होता है, शिक्षा बहुत अच्छी चीज होती है। तो यार हमारा शिक्षित युवा जो है वो कॉलेज में अपने जूनियर्स के साथ इस तरह की आपराधिक गतिविधियां क्यों कर रहा है? मतलब देखिए इस बात को समझिए कि रैगिंग जो है एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, रैगिंग को का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया था। मैं आपको अपने कॉलेज के अनुभव के आधार पे बताता हूं। जब मैं आईआईटी कानपुर गया था तो हमारे यहां रैगिंग में किसी भी विद्यार्थी को छूना या किसी भी तरह की शारीरिक रैगिंग अलाउड नहीं थी। आप तमाम तरह की उनसे चीजें कराते थे कि भाई चलो एक काम करो, यहां पे ये बोल के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, जाके उससे बात करो, इससे बात करो, है ना। जैसे हमारे यहाँ जो कैंटीन चलाते थे, मुझे रैगिंग में कहा गया था कि जाओ उनके पीछे पीछे चलते रहो, वो इरिटेट हो जाएगा पर तुम जाके चलते रहो पीछे उसके। तो ये सब चीजें हम करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो नया विद्यार्थी है जिसको बहुत झिझक होती है शुरू शुरू में हॉस्टल में रहने में, कॉलेज में रहने में, उसकी झिझक थोड़ी खुलती है, वो सीनियर्स के साथ भी दोस्त बन जाता है, एक मित्रता स्थापित होती है। तो ये लेकिन ज्यादातर कॉलेज में ऐसा नहीं होता। मैंने कहानियां सुनी है कि भाई किस प्रकार से रैगिंग के दौरान किए गए अत्याचारों के माध्यम से, अत्याचारों के बीच में विद्यार्थियों की मौत हो गई है, ऐसी कहानियां हमने सुनी है। तो ऐसे में यार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि रैगिंग के माध्यम से हम विद्यार्थियों पर इस हद तक अत्याचार करते हैं कि उनकी जान चली जाती है? इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसके कई सारे सामाजिक कारण संभव हैं। एक कारण जो हो सकता है वो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में एक पौरुष के जो आयाम हैं, हमारे समाज में पौरुष के जो आयाम हैं कि भाई आप सच्चे अर्थों में मर्द आप तभी हो, पुरुष आप तभी हो जब आप किसी पर अत्याचार करो, जब आप किसी की तरफ क्रूरता दिखाओ, तभी आपको एक सच्चा पुरुष माना जाएगा। यह एक पौरुष का एक गलत आयाम हमने स्थापित कर रखा है। और कॉलेज में जो लड़के होते हैं, जैसे मान लीजिए 3rd ईयर का भी जो लड़का है, क्या वो 20-21 साल का होगा, तो 20-21 साल का जो वो लड़का है उसके ऊपर ये एक जिम्मेदारी होती है, वो अपने आप को चैलेंज महसूस करता है कि मुझे अपना पुरुषत्व सिद्ध करना है, मुझे अपनी मर्दानगी जिसे हम कहें उसे सिद्ध करना है सबके सामने। और इसका आसान तरीका क्या होता है कि जो जूनियर है, जो बेचारा आपके सामने बोल नहीं सकता, उस पर आप अत्याचार करना शुरू कर दो। इस तरीके से आप इसको सिद्ध करना चाहते हो। कई बार कॉलेजेस में यह देखा गया है, बहुत सारे संस्थानों में ऐसा मैंने सुना है कि एक कुछ गलत परंपराएं भी चल रही हैं। बहुत सारे संस्थानों में इस प्रकार की रैगिंग को परंपरा का हिस्सा माना जाता है। ठीक है भाई, कि ये बताया जाता है कि हमारे यहां तो हर आने वाले फ्रेशर को हम, जैसे मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है और उचित नहीं है ऐसे किसी कॉलेज का नाम लेना, लेकिन बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। और उन्होंने बताया कि यार हमारे यहां तो ये होता था कि एक दिन जब डिनर पार्टी होती थी, उस डिनर पार्टी में जितने भी फ्रेशर्स थे, हम उन सबको बोलते थे कपड़े उतारो और आपको यहां से वहां तक भाग के जाना होता था, और हम सब बेल्ट लेके खड़े होते थे, हम बेल्ट से मारते थे, जिसको जहां लग गया वो लग गया। अब ये परंपरा है, बोले हमारे कॉलेज में तो 50 साल से यही होता आ रहा है। यार ये किस तरह की परंपरा है कि आप एक नए छात्र को बेल्ट से मार रहे हो, उसे गंभीर तरीके से चोट लग सकती है, वो गंभीर तरीके से घायल हो सकता है। तो ये किस तरह की परंपरा चली आ रही है? इस तरह की परंपराओं को हम जबरदस्ती ढो रहे हैं अपने कॉलेजों की महानता का एक उदाहरण बनाकर। तो इस तरह की चीजें हमारे यहां चली जा रही हैं, जिनके कारण जो है रैगिंग जैसी परिस्थितियां हमारे यहां बनती आई हैं। रैगिंग को लेकर लेकिन यह याद रखिए, भारत में रैगिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। भारत में रैगिंग जो है वो पूर्णतः गैर कानूनी है। आप में से कुछ लोग जो कॉलेज में होंगे, आप लोग इस बात को जानते होंगे, भारत में रैगिंग जो है एक दंडनीय अपराध है। केवल गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये एक दंडनीय अपराध है। इस बात को भी समझिए कि रैगिंग न सिर्फ एक गैर कानूनी काम है, बल्कि भारत में यह एक दंडनीय अपराध का इसको श्रेणी दी जा चुकी है। तो रैगिंग के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट आयाम जो आया था वो आया था राघवन समिति की रिपोर्ट के बाद। तो राघवन समिति जो थी,
यह बनाई गई थी जब रैगिंग के द्वारा एक छात्र की मौत हो गई थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई के डायरेक्टर रहे थे पहले आर के राघवन साहब, आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और राघवन समिति ने जो है एक अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से रैगिंग पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाना जरूरी है। हम रैगिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमको अपनानी चाहिए। राघवन समिति ने कहा था कि हमको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस मतलब कि ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ी बहुत रैगिंग की तो चलेगी या एक आध बात हुई तो कोई बात नहीं। जीरो टॉलरेंस मतलब आपने ये किया और आपको हम जेल भेजेंगे। ये जो है ये एक रैगिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस बनाई गई और राघवन समिति के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अपनी गाइडलाइंस जारी करी थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी रैगिंग को लेकर 2009 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक नियम जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान की ड्यूटी लगाई थी। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में अगर रैगिंग होती है तो उस संस्थान के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, संस्थान का अध्यक्ष जो है वो एफआईआर कराएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में रैगिंग की कोई घटना सामने आती है तो कॉलेज को अधिकार नहीं होगा कि वो दोनों पक्षों को बुला के आपस में बातचीत करा के इस मामले को सुलझा दे, ऐसा नहीं होगा। संस्थान के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो निकटतम थाने में जाके इसकी एफआईआर कराए। अगर वो ऐसा नहीं कराएगा तो वो भी एक अपराधी माना जाएगा। ये संस्थान के अध्यक्ष की, कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डीन, जो भी आपके संस्थान का अध्यक्ष है, उसकी ये जिम्मेदारी तय की गई कि रैगिंग के मामले में एफआईआर कराना आपका कर्तव्य है। ठीक है। इसके अलावा 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी अपनी गाइडलाइंस लेकर आया था। यूजीसी अपनी गाइडलाइंस लेकर आया। जैसा कि हम जानते हैं भारत में विश्वविद्यालयों में जो मानक होता है वो यूजीसी तय करता है। यूजीसी की भी गाइडलाइंस आई और यूजीसी की गाइडलाइंस ने ये एकदम क्लियर किया कि भाई देखो, सभी संस्थानों में, कोई भी संस्थान हो, चाहे वहां पर रैगिंग की कभी कोई घटना ना हुई हो, हर संस्थान में एंटी रैगिंग समिति बनेगी। हर संस्थान में एंटी रैगिंग समिति बनेगी जिसमें छात्र भी शामिल होंगे। तो इसमें जो है बच्चों के पास ये अधिकार होगा कि अगर कोई रैगिंग का मामला हो रहा है तो वो इसको रिपोर्ट कर पाएं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा बच्चों को एक शपथ पत्र दस्तखत करना पड़ेगा। हर छात्र को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वो अपने कॉलेज में किसी भी तरह की रैगिंग में लिप्त नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसको संस्थान से निकाल दिया जाएगा। निष्कासन का नियम बनाया गया कि आपको जो है इसमें, जो मैंने आपको पहले बताया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कि आपका संस्थान से निष्कासन कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। आप जो है इसमें फिर यह नहीं होगा कि माफ कर दीजिए या फिर पहला अपराध है या दूसरा अपराध है, ऐसा नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस है। ये वो अपराध है, आपने अगर पहली बार भी किया तो भी आप फिर घर जाइए, आपके कॉलेज में कोई जगह नहीं है। और साथ के साथ जो कानूनी कार्रवाई चलेगी वो तो चलेगी ही चलेगी। यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइंस में एफआईआर कराना बाध्यकारी बना दिया। एफआईआर को अनिवार्य कर दिया कि अगर कोई भी रैगिंग की शिकायत आती है तो उसकी एफआईआर किया जाना जो है यह अनिवार्य है। यह बात भी यूजीसी ने कही। इंडियन पीनल कोड, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, वो भी रैगिंग को हालांकि कोई अलग अपराध नहीं मानता, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के भी जो प्रावधान हैं वो सीधे सीधे लागू होंगे। जैसे आपने अगर किसी को मारा पीटा, तो जो किसी को, जो जिसको हम कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कॉजिंग हर्ट, कि भाई किसी को चोटिल कर देना, उसका जो प्रावधान है, जो आईपीसी में सेक्शन 323 में होता था, वो आप पे सीधे सीधे लागू होगा, जिसके तहत आपको सजा मिल सकती है। मतलब आईपीसी के जो भी प्रावधान होते हैं या आज की तारीख में बीएनएस के जो भी प्रावधान होते हैं वो आप पर लगेंगे। आपको इस कारण से कि आप एक कॉलेज के छात्र या छात्रा हैं, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि मैं मार थोड़ा ना रहा था, मैं तो रैगिंग कर रहा था। नहीं, ये कोई डिफेंस नहीं है। आपको इसके कारण जो है सीधे सीधे आप पर एक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बनाए हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु में बहुत रैगिंग की घटनाएं होती थी, तो इन राज्यों ने जो है अपने अलग और कठोर कानून बनाए हैं, जिसके तहत रैगिंग के मामलों पर और लंबी और कठोर सजाएं विद्यार्थियों को देने की बात की गई है।
इन सजाओं के बाद, इस प्रकार के प्रावधानों के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि देश में रैगिंग के मामलों में कमी आई है। ये तो आप मान सकते हैं, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि रैगिंग के प्रावधानों में, रैगिंग की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं कम तो हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तब भी रैगिंग पूरी तरह से रुक गई हो ऐसा नहीं है। ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता कि रैगिंग में कोई बहुत बड़ा सुधार या कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ हो, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अभी भी एक, जिसको हम कहते हैं ना बेटा, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि भाई ऑप्टिमैलिटी बायस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमैलिटी बायस। ये मैं आपको समझा देता हूं। ऑप्टिमैलिटी बायस का मतलब यह है, जो मतलब अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ थोड़े ना होगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें से 10 में से 3 लोगों को कैंसर हो जाता है, ये आपको पता है। तब भी अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को थोड़ा ना होगा, किसी और को होगा, बाकी लोगों को होता है, मेरे को नहीं होगा। तो ये वाला एक जो प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के सोचने का तरीका होता है जो उसको अक्सर गलत मार्ग पर लेकर जाता है। रैगिंग को लेकर भी एक ऑप्टिमैलिटी बायस होता है। आप जो काम कर रहे हैं वो एक बड़ा अपराध है, ये बात बच्चे रियलाइज ही नहीं करते। उनको लगता है वो तो एक सामान्य प्रक्रिया जो है उसका पालन कर रहे हैं। देखिए, ये एक अच्छी पहल है कि आपका कोई जूनियर कॉलेज में आया, आप उसको कॉलेज में कंफर्टेबल करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि वो कॉलेज में खुले, कॉलेज में अपने जीवन को ठीक से एंजॉय करे, वो अच्छा जीवन एक वहां पर व्यतीत कर पाए। लेकिन इसका तरीका उस विद्यार्थी के साथ मारपीट करना, उसका मानसिक उत्पीड़न करना, बहुत सारे मामलों में बच्चों को निर्वस्त्र कर देना उनका यौन उत्पीड़न भी माना जाता है। तो भाई उनका यौन उत्पीड़न करना ये किसी भी तरह से एक सही प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती। इस बात को समझिए कि अगर कोई सीनियर अपने जूनियर के साथ ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पे जो ट्रॉमा, जो एक सदमा जूनियर जिस ट्रॉमा से गुजरे, वही ट्रॉमा वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देना चाहते हैं। इसमें काफी हद तक एक बदले की भावना भी शामिल होती है कि चूंकि हमारे बैच के साथ ऐसा हुआ था तो हम आने वाले बैचेस के साथ भी ऐसा करेंगे। तो इस चेन को, इस कड़ी को तोड़े जाने की आवश्यकता है। अगर आप भी या आपका कोई मित्रगण कहीं कॉलेज में है या आपका कोई छोटा भाई बहन है, संबंधी है जो कॉलेज में जा रहा है, तो उसको समझाइए कि अगर उसके आसपास रैगिंग जैसी कोई घटना हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश करें, उसमें किसी भी तरह से लिप्त ना हो। जूनियर्स से मित्रता के साथ, प्यार के साथ, सद्भाव के साथ भी आप उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं, आप उनसे दोस्तियां कर सकते हैं। उसके लिए उनके साथ मारपीट करने और अत्याचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये मानवीय तौर पे गलत है, और साथ के साथ जैसा आपको मैंने बताया, अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने आप को गंभीर आपराधिक मामलों की ओर भी धकेल रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और कोट्टायम में जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी इसके गिल्टी हैं, मुझे लगता है कि उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई उनके साथ दया इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो कॉलेज के विद्यार्थी हैं। जो भी कठोरतम सजा है वो उनको इस मामले में मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले बैचेस के लिए भी सबक बने कि इस तरह की चीज जो है ये नहीं की जानी चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बताई देता हूं, ये क्या हुआ, माफ कीजिएगा, हां, जाते जाते क्षमा कीजिएगा, चलिए कोई नहीं। हां, तो जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से यही बता देता हूं कि भाई एक तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को आप अतुल जैन कोड लगाकर खरीद सकते हैं। अभी उस पर 50% ऑफ चल रहा है, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस होने वाली है 13 तारीख और 14 तारीख को रात 8 बजे। तो भाई अनअकैडमी, और ये वाली क्लासेस जो है ये फ्री होंगी। ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी जो कि फ्री होंगी, तो आप तुरंत जाकर ऐप पर इन क्लासेस से जुड़ जाइए, इनके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है रैगिंग की इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरी परंपरा पर, यह एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद।